इधर आ जाएं जनाब। कल हम जोन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, और उस डिस्कशन में हमने प्राइमरी जोन क्लियर किया था, सेकेंडरी पे भी बात हो गई थी ना। सेकेंडरी हमने बना के भी देख लिया था। सेकेंडरी बनाने के लिए ज़रूरी है कि प्राइमरी जो है वो बन चुका हो, एक तो बन चुका हो, और सेकेंडली उस पर जोन ट्रांसफ़र अलाउड हो, ये भी आपने मेक श्योर करना है। अगर जोन ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है तब भी काम नहीं हो सकेगा, ठीक है। प्राइमरी था, सेकेंडरी था, उसके बाद एडी इंटीग्रेटेड था। एडी इंटीग्रेटेड के बेनिफिट आपको क्या क्या बताए गए थे? एक बेनिफिट बताया गया था कि इसमें मल्टी मास्टर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट आपको बताया था कि नहीं, डोमेन डेटाबेस जो है इट विल बी रेप्लिकेटेड एज अ पार्ट ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन। इसके लिए अलहदा से जोन ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि जब एडीएस को सिंक्रोनाइज़ करेंगे डीसीज आपस में, तो उसी में डीएनएस भी सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा। एक आपको करेक्टरिस्टिक बताई थी कि ये आप सिर्फ उस वक्त बना सकते हैं जब आपका जो डोमेन डीएनएस सर्वर है वो डीएनएस के साथ साथ डोमेन कंट्रोलर भी है, ठीक है जी। और एक चीज़ और मल्टी मास्टर वाली भी मैंने आपको बता दी थी, और एक बेनिफिट जो आपको बताया था वो था सिक्योरिटी के रेफरेंस से कि जो एडी इंटीग्रेटेड जोन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सिक्योर है। सिक्योरिटी की ऑप्शन उसमें मिलती हैं। जी जनाब। हेलो हेलो, देखो वो नॉक तो नहीं हुआ, मैं देखो तो नीचे से। एक मिनट ठहर जाओ, ये ना हो तुम चले जाओ कोई आया ही ना। इतनी दफ़ा कहा है कि 7:30 से पहले आ जाएगा ना, ताकि नहीं वापस आएँ। बात आपको समझ में आ गई है। अब हम मूव करेंगे किस पे? स्टब जोन पे। देखें, एक बात तो ये याद रखें, नॉर्मली स्टब जोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ये आपके सामने ये जोन बना हुआ है, मैं इस जोन में मुझे चेक कर लेने दें कि जोन ट्रांसफ़र अलाउड है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। ये जी जोन ट्रांसफ़र अलाउ करें, वरना इसका सेकेंडरी नहीं बन सकेगा। ये याद रखिएगा, स्टब भी बाय नेचर सेकेंडरी है, इन द सेंस कि वो बग़ैर किसी दूसरे के नहीं बन सकता। पहला जोन कभी भी स्टब नहीं हो सकता। जोन कहीं और बने, जिस तरह सेकेंडरी किसी और से डेटाबेस उठा के लाता है ना, मास्टर का मोहताज होता है, इसी तरह स्टब भी किसी और से डेटाबेस उठा के लाता है, मास्टर का मोहताज होता है। तो अब मैं इसका स्टब जोन बनाऊंगा, अगर मैं इसका सेकेंडरी बनाऊं तो ये सारे रिकॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाएंगे। किसका? स्टब का सेकेंडरी? और स्टब का सेकेंडरी नहीं, इसी का अगर मैं सेकेंडरी बनाता हूँ तो ये सारे रिकॉर्ड उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन स्टब में क्या होगा? एक ये रिकॉर्ड आएगा SOA NS, ये आप नोट कर लें कि स्टब में 3 रिकॉर्ड्स ट्रांसफ़र होते हैं। तीन रिकॉर्ड टाइप्स। नंबर ऑफ रिकॉर्ड 4 5 6 7 8 9 10 भी हो सकते हैं। 3 टाइप्स? हाँ, 3 टाइप्स। कौन कौन सी? NS, SOA और ग्लू A रिकॉर्ड्स। ये वो 3 रिकॉर्ड्स हैं जो सेकेंडरी में ट्रांसफ़र होते हैं। समझ में आती बात? NS रिकॉर्ड, SOA रिकॉर्ड, ग्लू A रिकॉर्ड। सर एक कंफ्यूजन है सर, exchange.com हमारी डोमेन थी, उस डोमेन का सुनना जो MSN test.com जो MSN और टेस्ट पे आपने बनाई, ये डोमेन तो बाकी अवेलेबल नहीं है। एक DNS मल्टीपल DNS डोमेन्स को भी तो सर्व कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये डोमेन हमारे नहीं हमारे में होना जरूरी नहीं, ज़रूरी नहीं कि DNS में वही डोमेन्स बने जो ADS डोमेन्स भी हों। देखें, एक तो डोमेन होती है ना एक्टिव डायरेक्टरी की, ये तो अब होती है। DNS की डोमेन्स तो बड़ी पुरानी होती हैं। DNS में तो पहले जब ADS नहीं थी तब भी DNS में इसी तरह जोन बनते थे .com और ये फुली क्वालिफाइड नेम के साथ। डोमेन में exchange.com के इसका एडवांटेज है, जो इस डोमेन में जितने होस्टेड के रिकॉर्ड्स यहाँ पे MSN के लिहाज से क्या एडवांटेज होगा? नहीं, MSN के लिहाज से फ़िलहाल हमारे केस में तो कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन आप ये देखें ना कि आपके पास मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट है, या आपने एक DNS लगाया है जो होस्टिंग सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में तो मल्टीपल डोमेन्स बनानी पड़ेंगे ना, ठीक है। सर एक चीज़ सर, इंटरनेट में DNS लगा हुआ है, अब इंटरनेट की हम बात नहीं, ठीक है। अब इंटरनेट में अब DNS में कॉन्सेप्ट ये था कि अब PC1 है तो PC1 का उसका IP पड़ा हुआ है, PC2 है तो PC2 का IP है। अब
यहाँ पे हमारे पास कोई आईपीस नहीं, तो ये इस वक्त इंट्रानेट में कहाँ से आईपीस ले रहा है, कहाँ से नाम और आईपी ले रहा है? डमी एंट्रीज दे रहा हूँ समझने के लिए, ये कोई ये एक्टिव तो थोड़ी आपने है। dummy entries ये दी आप है। देखें ना, ये मैंने आईपी दिया 1.2, ये कहीं भी नहीं है, 52 भी नहीं सर, है। लेकिन हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स अगर फर्स्ट करें डोमेन चल रही है 100, तो मैं सबका मैनुअली डालूंगा आईपी। सवाल समझ में आया? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, वो हम डायनामिक डीएनएस में पढ़ेंगे अच्छा डायनामिक। कि अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं तो ये मैनुअली अगर जॉन बनाने पड़े फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से डीएससीपी चल रहा होता है, वो तो आईपी भी चेंज करता जाता है। तो वही सर यहाँ पे कैसे होगा? तो वो उसका कोई ऑटोमेटिक तरीका होगा जो आपने पढ़ना है। सर एक चीज़ और, डीएनएस दोनों काम कर रहा है, हमारी लोकल जो यहाँ पे जितने सिस्टम मौजूद है उनकी रेजोल्यूशन भी कर रहा है, ठीक है, और जो इंटरनेट से हमें की जा रही है उनकी रेजोल्यूशन भी कर रहा है। हाँ, दोनों कर सकते हैं। डीएनएस आपका इंटरनेट और इंटरनेट दोनों के क्लाइंट्स को सर्विस कर सकता है सिंगल डीएनएस। और आप ये भी कर सकते हैं कि एक डीएनएस लगा दें एक्सटर्नल नेम रेजोल्यूशन के लिए और एक अलग डीएनएस लगाएं जो इंट्रानेट लोकल क्लाइंट्स की नेम रेजोल्यूशन क्योंकि इसके अंदर सर आपने रूट में दिखाए रूट डोमेन सर्वर। नहीं, वो और चीज़ थी, वो और चीज़ थी। रूट तो को वो गोली इंटरनेट के बेशक थे, लेकिन डीएनएस फिलहाल ये इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट याद रखें कि एक ही डीएनएस लोकल और एक्सटर्नल दोनों से रिक्वेस्ट जो है उन्हें एंटरटेन कर सकते सर आईपी तो हमारे सारे लोकल पड़े हैं। हैं, इनकी सारी जो वैल्यू वो लोकल, यानी लोकली हम लोग को पता ही है, पब्लिक पे तो इनको कोई समझता ही नहीं ना, तो फिर ये पब्लिक वाले को कैसे? और पब्लिक वाले अगर आने होंगे तो इसमें पब्लिक वाले रिकॉर्ड्स भी होंगे। क्या हो गया, बोंगे सवाल ना करो। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा यही डीएनएस इंटरनेट से भी रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है तो ज़ाहिर है इंटरनेट से कोई इन आईपीस को तो एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली आपके पास पब्लिक आईपीस के भी रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसका स्टब जोन बनाने लगा हूँ। कौन कौन से रिकॉर्ड्स जाएंगे ये मैंने आपको लिखवाए, एनएस, एसओए और ग्लू ए रिकॉर्ड तो आपने पढ़ा था, ये ग्लू ए कहाँ से आ गया? तो ग्लू ए वो होता है, ये नाम आपको नज़र आ रहा है, इधर बहुत सारे नाम हैं लेकिन एक नाम वो है जो एनएस में आ रहा है, ये विन आई दिस, ये देखो ना, इस रिकॉर्ड में किसी डीएनएस का नाम आ रहा है, उस नाम का जो रिकॉर्ड होगा वो ग्लू ए रिकॉर्ड कहलाएगा। यानी ये वाला रिकॉर्ड जो है ये ग्लू ए है, ये वाला, यही हुआ ना ग्लू ए, देख लें नाम यही है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक ये रिकॉर्ड ट्रांसफ़र होगा, एक ये रिकॉर्ड ट्रांसफ़र होगा और एक ये। हाँ, ग्लू ए वो ए रिकॉर्ड होता है जो उस डीएनएस सर्वर के नाम का रिकॉर्ड है जिसकी एनएस सर्वर में एंट्री आ रही है, या एनएस में जिसका नाम आ रहा है, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग ए रिकॉर्ड होता है। बस ये 3 रिकॉर्ड जाएंगे। अगर ग्लू एक से ज़्यादा हैं तो 4 चले जाएंगे। 3 तरह के रिकॉर्ड जाते हैं। एनएस अगर एक से ज़्यादा हैं तो एक से ज़्यादा एनएस चले जाएंगे। आप वो 3 को ना रट्टा लगाएं। 3 टाइप ऑफ रिकॉर्ड, मोर देन 3 भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो डीएनएस है उसमें कितने में सर अगर बहुत सारे इस नाम के हुए रिकॉर्ड्स तो वो सारे जाएंगे। हाँ, बहुत सारे तो नहीं होते, ये मैं आपको नॉर्मली बता दूं 5-7 से ज़्यादा नहीं होंगे। जितने नेम सर्वर पे उतनी ग्लू रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि नेम हाँ ना, तो नेम सर्वर कितने होते हैं? 3 आपका हज़ारों कंप्यूटर्स लगे हुए तब भी आपके 2-4 से ज़्यादा डीएनएस नहीं होते। सही क्या है कि सब ठीक है, जितने नेम सर्वर रिकॉर्ड होंगे, एनएस रिकॉर्ड होंगे, उतने ही ग्लू रिकॉर्ड होते हैं। क्या ये कांसेप्ट ठीक है? नहीं जी, ये डीएनएस में ओपन करता हूँ और अब इसमें मैं कौन सा जोन बना रहा हूँ, स्टार्ट। आप कहते हैं तो पहले सेकेंडरी बना के दिखा दूँ। सेकेंडरी में सारे रिकॉर्ड आएंगे, फिर मैं डिलीट करके स्टब बनाऊंगा, उसमें 3 आएंगे। अगर आप क्लियर हैं सेकेंडरी की तरफ से तो ठीक है। कल हमने बना के दिखाया था ना, ये लें जी, मैं सेकेंडरी बना के दिखा रहा हूँ। exchange.com, आईपी एड्रेस दिया प्राइमरी का, क्लिक करें जरा उस पर, देखें ये कनेक्टेड है। बिल्कुल जी कनेक्टेड है। आईपी देखें, बिल्कुल ठीक हो गया। रिफ्रेश करें, आ गए सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब इसे डिलीट कर दें, ये जनाब डिलीट हो गया। अब क्या बनाएं, स्टब जोन।
सिस्टम हमेशा प्राइमरी से लेगा, प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, मास्टर से। मास्टर से। ये स्टब हाँ, बनाया किसी और सेकेंडरी से भी ले सकता है, हाँ यानी राइटेबल से नहीं, सेकेंडरी राइटेबल तो नहीं। गलत, मास्टर- मैं जो कहूँगा वो तो बात सर, माननी ही नहीं है ना। मास्टर की समझ यानी मास्टर से कहते हैं, जिससे जोन ट्रांसफर होता है उसे मास्टर कहते हैं। दैट कैन बी ए प्राइमरी और अ ठीक सेकेंडरी। है, बोंगे बोंगे सब। सर माजनी सीखा है। जब तक मैं डीएस में बॉम्बे नहीं बनूंगा मुझे डीएस नहीं नहीं अच्छी बात है, लेकिन एक बताई हुई बात तो याद रखें। ठीक है जी, कितने रैकेट्स आए हैं, NS आया, SOA आया और A आया। वो जो A है इसे हम ग्लू A देख रहे हैं, कहते हैं ये आपके सामने। इसका मतलब है ये नॉर्मल नेम रेजोल्यूशन तो कर ही नहीं सकता। सोचें एक कंपनी में 500 कंप्यूटर लगे हुए, उनके तो आईपीस पे आए ही नहीं, उनमें से कोई आईपीस से पूछने बता सकता है, ये तो नहीं बता सकता। प्राइमरी के पास जो डेटाबेस होता है वो कंप्लीट किसके पास होता है, सेकेंडरी के पास भी होता है। और AD इंटीग्रेटेड के पास भी कंप्लीट डेटाबेस होता है, लेकिन स्टब के पास नहीं होता। आपको याद है ये सवाल आपने शुरू में किया था तो मैंने आपको कहा था स्टब नहीं, ठीक है। तो स्टब जो है वो अथॉरिटेटिव DNS सर्वर नहीं होता। DNS अथॉरिटेटिव कब हो सकता है, जब उस पर कौन सा जोन बना हो, प्राइमरी बना हो, AD इंटीग्रेटेड बना हो या सेकेंडरी बना हो। अगर आपने स्टब बनाया तो वो अथॉरिटेटिव नहीं है, ठीक है, बात समझ में आती है। अब ये जो आपके पास इस वक्त जोन आपको नज़र आ रहा है exchange.com, इसके अंदर आपको 3 रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, SOA, NS और A। इन 3 रैकेट्स से क्या हेल्प मिल रही है, आप अगर गौर से देखें तो इनमें IP तो एक ही आ रहा है, और वो IP किसका है, DNS का। DNS सर्वर है नहीं 192.1 से। NS के अंदर जिसका नाम आ रहा है वो DNS होता है। इसका मतलब है इन 3 रैकेट से तो बस इसे ये पता लग रहा है कि इस exchange.com का अथॉरिटेटिव DNS कौन है। इसको रूट पे जाने की, इसको कॉम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इस पर रिक्वेस्ट भेज सकता है एज लॉन्ग एज क्यूरी जो है exchange.com की है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो आप स्टब जोन के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं कि स्टब जोन इज़ यूज टू लोकेट अथॉरिटेटिव DNS सर्वर, लिख लेंगे। तो सर इसका फायदा ये फ़ायदा बता तो दिया, स्टब जोन इज़ यूज टू लोकेट अथॉरिटेटिव DNS सर्वर, ये लिखें बताता हूँ। स्टब जोन इज़ यूज टू लोकेट अथॉरिटेटिव DNS सर्वर। अब आपको मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाई है वो ये कि स्टब जोन इज़ यूज टू लोकेट अथॉरिटेटिव DNS सर्वर, यही आपने लिखा है। देखें जो स्टब जोन है उसका फ़ायदा DNS को क्या होता है, सोचें। स्टब का वर्ड जो है उस पर गौर करें। आप में से जिन लोगों ने OSPF पढ़ा है, OSPF में स्टब नेटवर्क, स्टब एरिया, जिसका एक एग्जिट पॉइंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टब नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो बाउंड्री पे है, जो यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सिर्फ एक कनेक्टिविटी पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है जी। बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एनवायरनमेंट है जिसमें एक, मैं ये कहता हूँ एक कंपनी है उसकी पाकिस्तान में 200 सिटीज़ में ब्रांचेज हैं, ठीक है जी। एक उनकी ब्रांच ही छोटी सी भाई फेरू में है, वहाँ भी 15-20 कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब वहाँ भी आपने एक DNS लगा दिया, किस लिए लगाया कि वो जो 15-20 कंप्यूटर हैं, बजाय इसके कि वो लाहौर के DNS पे रिक्वेस्ट भेजें और वैन लिंक पे लोड पड़े जो भाई फेरू से जो है वो लाहौर का है, बल्कि आपने क्या किया वहाँ एक DNS लगा दिया। अब आप चाहते हैं वो लोकल क्लाइंट DNS को क्यूरी करें, DNS ही आंसर दे, उनका अपना DNS जो है वो क्यूरी रिजॉल्व करवाए एक दफ़ा लाहौर से, और उसके बाद उस रिजल्ट को क्या कर ले, कैश कर ले, फिर जो भी पूछे वहीं से बता दे, ठीक है। तो आपने उस पर स्टब जोन बना दिया। स्टब जोन बनने से उसे पता लग गया कि इस जोन का अथॉरिटेटिव कौन है। अब जब कोई भी किसी कंप्यूटर का IP पूछता है तो वो क्यूरी लेके जाता है वो स्टब जोन किसके पास, उसको रिकर्शन करने की ज़रूरत नहीं, उसको रूट पे कॉम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा क्यूरी लेके जाता है किस सर्वर के पास, लाहौर वाले सर्वर के पास। लाहौर वाला सर्वर IP रिटर्न करता है, वो IP वो क्लाइंट को भी देता है और अपने कैशे में भी रख लेता है, ताकि दोबारा अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करे तो वो उस रिक्वेस्ट को कैशे से ही फुलफिल कर दे। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली स्टब जोन का फ़ायदा ये होता है कि DNS लोकल क्लाइंट्स को खुद सर्विस कर देता है बजाय इसके कि वो मेन साइट पे जाए, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा उसे जाना पड़ेगा, जब नई क्यूरी आएगी तो उसे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये उसी तरह काम करता है जिस तरह एक और DNS काम करता था, कैशिंग ओनली सर्वर जिसे हम कहते थे। कैशिंग ओनली सर्वर वो सर्वर होता है इस पर कोई जोन नहीं बनाया, सिर्फ आपने क्या किया उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मेन जो आपका DNS है उसका IP दे दिया। अब उसके पास जो क्यूरी आती है वो उससे बताता है और रिजल्ट अपने पास कैश कर लेता है, ठीक है। इसके कोई एग्जांपल है सर? फॉरवर्ड
फॉरवर्डर जो आप लगाते हैं वो इसी की एग्जांपल है। जैसे मैं यहाँ पे एक डीएनएस लगाऊँ, मेरे पास समझ में इस रूम में 20 क्लाइंट्स हैं, मैं कहता हूँ इनमें से एक क्लाइंट हॉटमेल के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो वो आईएसपी के डीएनएस पे जाएगी, दूसरा रिक्वेस्ट करेगा तो फिर आईएसपी के डीएनएस पे जाएगी, तो मेरे बैन लिंक पे लोड पड़ेगा। तो मैंने यहीं पे एक डीएनएस लगाया, उस डीएनएस में आईएसपी के डीएनएस का आईपी दे दिया और लोकल क्लाइंट्स को कॉन्फ़िगर किया कि वो इस डीएनएस को क्यूरी करें। अब लोकल क्लाइंट्स डीएनएस को क्यूरी करते हैं, ये उन्हें आईपी पूछ के बताता है और साथ में जो पूछ के आता है उसे कैश भी कर लेता है। वो जो रिजल्ट लेके आता है ना ये आईएसपी के डीएनएस से, उसे ये अपने कैशे में रख लेता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके कैशे में नेम टू आईपी मैपिंग्स बनती जाएंगी, ठीक है। तो फिर लोकल क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेंगे, हम सिर्फ नेम रेजोल्यूशन कैश की बात कर रहे हैं, हम पेजेस की बात नहीं कर रहे। वो आयजा का कैश होता है, टीएमजी का कैश होता है, प्रॉक्सी का वो अलग चीज़ है। डीएनएस प्रॉक्सी सर्वर का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो नेम रेजोल्यूशन क्यूरीज है उनका रिजल्ट ये कैश कर लेगा, फिर जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा उसे वहीं से दे देगा, ठीक है। और सर इस तरह वहाँ पे मतलब अगर आप ये एडीआई लगा लेते तो वो भी इसने काम करना था, लेकिन वो बैंडविड्थ पे क्या लोड डालना था उसने? नहीं, एडी इंटीग्रेटेड अगर आप लगाते तो फिर तो जोन ट्रांसफ़र होता उस पर, ठीक है। फिर तो सबसे पहली बात तो ये कि उसको डीसी बनाते पहले। एडी इंटीग्रेटेड बनाने के लिए डोमेन कंट्रोलर बनना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हो सकता है वो कंप्यूटर जो है उसे हम डीसी नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि डीसी उसे बनाने से मेरी एग्जांपल जहन में लाए ना कि छोटा सा एरिया है जहाँ पे 15-20 कंप्यूटर है, तो उनके लिए इतना बड़ा लोड डालना, ये स्टब जोन भी कोई इतना फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। तो सर अगर हम दूसरी तरफ ठीक है, आप यानी 15-20 क्लाइंट हैं, आप डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर दें, मेन साइट से रिजल्ट ले आए, तब भी कोई इशू नहीं। स्टैंडर्ड प्राइमरी बना सकते उधर प्राइमरी स्टैंडर्ड प्राइमरी का अगर हम सॉल्यूशंस कार्ड की जगह यूज करें, स्टैंडर्ड प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी सॉरी स्टैंडर्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेकेंडरी हाँ आप कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि ये जोन ट्रांसफ़र करेगा वहाँ से ना, जोन ऐसे उठा के लाना पड़ेगा पूरा जोन, तो देख लें बैंडविड्थ अगर उस लोड को एंटरटेन कर सकती है। नहीं वन टाइम क्यों, जब भी चेंजेस आएंगी वो लेके आएगा, जो नए रैकेट बनेंगे। आप एक चीज़ देखें ना, इसमें सबसे बड़ी कबात क्या है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आए। एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आया। आपकी कंपनी में 1500 कंप्यूटर थे, वो उनके रैकेट ले आया, उन 15 ने कम्युनिकेट करना तो उन्हें 15 रैकेट चाहिए थे, वो उठा के सारा डेटाबेस ले आया। तो बहुत सारे ऐसे रैकेट लेके आ गए जिनकी आपको ज़रूरत है। अच्छा सर, ये है मतलब रिलेटिव क्वेश्चन है कि इसमें कोई ऑप्शन है सर, जो मेरे पास वो इस सिस्टम में प्रॉपर्ली दे दो सर, इस जोन ट्रांसफर को हम शेड्यूल कर सकते हैं क्यूरी के थ्रू, क्यूरी दे दें हम, चलो जी ये काम करते रहें रात के किसी पैर में कर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, टाइम नहीं है, बिल्कुल कर रोड सकते बैलेंसिंग है करने के लिए, या हमारी साइट ट्रांसफर। मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन, मुझे अगर सही याद आ रहा है। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, क्लिक करें जोन ट्रांसफ़र पे, ये तो स्टब है ना, मेन सर्वर पे है, ये जी मेरा जोन है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ जोन ट्रांसफ़र पे, ये क्या लिखा हुआ है, नोटिफाई, ये तो नोटिफिकेशन है। नहीं नहीं यार, जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। तो ये क्या, ये कह रहे हैं कि रेप्लिकेशन किसी ख़ास टाइम पे हो जाए, ये तो नोटिफाई करने का है कि जब भी कोई चेंज आए तो वो उसी वक्त बताए, उसी वक्त वो आके ले जाए। सर स्टब की नेचर भी सेकेंडरी वाली है, ये सिर्फ मेरा ख्याल है रीड और मॉडिफाई नहीं कर सकते, रीड कर सकते हैं राइट और मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ रीडेबल है। मैंने आपको पहली बात बताई थी कि स्टब जोन जो है वो सेकेंडरी की तरह है। इसकी नेचर भी। हाँ, जिस तरह सेकेंडरी में बस रैकेट सारे होते हैं, स्टब में 3 रैकेट हैं लेकिन मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती तो हैं। ये सर ऐसा फॉरवर्ड नहीं चल रहा है तरह से? हाँ तो जाके बस रिकॉर्ड नहीं जा रहा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है अपने डीएनएस कैशे में स्टोर करें। एग्जैक्टली। ट्रांसफर से बनाना, अलाउ ट्रांसफर अलाउ किया बैक। नहीं यार अरशद, कोई बात नहीं, स्केजुलिंग की ऑप्शन कोई नहीं नज़र आ रही। लेकिन यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, स्टब जोन क्लियर है। अब जो इन्होंने रिजवान ने क्वेश्चन किया था उस पर आते हैं कि इसको भी मास्टर हमने जो अब तक जो जितना सिनेरियो देखा उसमें अगर आप देखें तो रैकेट्स की जो क्रिएशन है वो तो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा ना, 1 बाय 1 हर रैकेट डीएनएस पे बनाना। से इफ़ यू हैव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीसी, तो हर पीसी का रैकेट जो आप डीएनएस में बना रहे हैं, ये तो इट विल टेक नॉट ओनली लॉन्गर टू कंप्लीट द होल नेम रेजोल्यूशन डेटाबेस, बट ऑल्सो इन केस ऑफ DHCP वो IP एड्रेस चेंज होगा तो उसका भी इशू है। मेरी बात समझ में आई है? देखें ना, एक तो प्रॉब्लम आ गया कि जो DNS है उस पर रैकेट आप मैनुअली बना रहे हैं,
आपके 500 कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर का रिकॉर्ड 1 बाय 1 दिया है। PC1 IP PC2 हाँ। नंबर 2, अगर इन्वायरमेंट में DHCP है तो DHCP IP चेंज करता है, और ये जो IP चेंज होता है ये किसी भी वक्त हो सकता है या एक फ़िक्स टाइम होता है जिसमें वो IP चेंज होता है। बताएं, इसका जवाब दें। तो किसी भी वक्त हो सकता है। आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन सा IP चेंज हुआ है। इसके लिए तो आपको जाके DHCP का जो ऑडिट लॉग है वो पढ़ना पड़ेगा, और यू नेवर नो कि वो ऑडिट लॉग पढ़ने के बाद फिर IP चेंज हो जाए। तो इसका मतलब ये तो वर्केबल सोल्यूशन ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ DHCP DNS शुडंट बी स्टैटिक। स्टैटिक DNS जो है ना, इसमें रैकेट आप मैनुअली बनाते हैं, DHCP की मौजूदगी में वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल फंक्शनली, टेक्निकली तो पॉसिबल है, बनाने बन जाएगा, लेकिन आप किस तरह एड्रेस चेंज करेंगे? ठीक है, तो इन केस आपके पास DHCP यूज़ हो रहा है जो क्लाइंट के IPs चेंज कर रहा है, तो ये सारा प्रोसेस जो है इट हैज़ टू बी डायनेमिक, ताकि जो भी चेंजेस आएँ वो चेंजेस ऑटोमेटिकली DNS के डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाएँ। उसके लिए कोई एडिशनल स्टेप ना करना पड़े। समझ में आ रही बात? और इसी चीज़ को हम कहते हैं डायनेमिक DNS। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डायनेमिक DNS। लिख लें जी। अब देखते हैं क्या स्कोर ये सर उसमें क्या होगा। रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे, आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। हम इसके लिए ये करते हैं कि जो एक क्लाइंट है हम उसे लोड करवा लेते हैं, इसको बंद कर दें, इसका कोई रोल नहीं है ये, बल्कि मैंने शट डाउन कर दिया था आई थिंक, क्योंकि सेकेंडरी तो हम बना चुके हैं ना इसका, अब ये नहीं चाहिए। और हम ये जो विंडोज़ 7 की मशीन है इससे बूट करवाते हैं, और हमने करना क्या है कि इस मशीन का जो रिकॉर्ड है, रिसोर्स रिकॉर्ड, वो DNS में ऑटोमेटिकली बने। ठीक है, इस फैसिलिटी को कहते हैं डायनेमिक DNS। ये इंट्रोड्यूस हुई थी विंडोज़ 2000 में, विंडोज़ 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और उसके बाद 2003 2008 उसमें भी है। और इसमें होता ये है कि क्लाइंट अपना नेम और अपना IP किसके पास भेजता है? DNS के पास, और DNS उसे अपने डेटाबेस में एंटर करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये फैसिलिटी ऑन होती है, अगर आप ऑफ कर दें बोला था बात। बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर की अगर आप नेटवर्क प्रॉपर्टीज़ देखें तो एक ऑप्शन नज़र आती है जो मैं आपको दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। अगर आप प्रॉपर्टीज़ ओपन करें और एडवांस सेटिंग्स में जाके आपने क्या ओपन करना है? आपने ओपन करना है DNS वाला पेज। ठीक है, TCP/IP की प्रॉपर्टीज़ में आता है ना DNS वाला पेज, उसे आपने ओपन करना है। क्या हो गया अरशद? सर न्यू ईयर में सर मैंने ना विंडोज 7 इंस्टॉल किया, विंडोज XP इंस्टॉल किया, सर्वर इंस्टॉल किया, सिर्फ सर्वर ही आता है सर। मैं जब मशीन को ऑन करता हूँ तो दो चीज़ें काम और एक मेरे दो ब्रांड मैंने बनाए हैं, XP और 7। ऐड तो वाला पेपर क्या करना पेपर में ऐड नहीं होगा। यार इसकी नेटवर्क प्रॉपर्टीज़ ओपन नहीं है। चलो पता चलते चलते इसे क्या नहीं, ये अभी सही चल रहा था, एकदम से क्या हुआ है? जबकि मैंने दूसरी वर्चुअल मशीन ऑफ कर दी है और उसकी जो विंडोज 7 चलाया जो कल कम रैम ले रहा है वो तो 2 GB ले रहा था, तो इसकी रैम कितनी है? 8 GB। नहीं ये कोई और मसला है इसमें। मैंने वो चला रही थी दोनों अभी इसकी स्लाइड मीडिया पे चला रही है लैपटॉप पे सर ये हम शुक्रिया बोल रही है नहीं डेस्कटॉप है या लैपटॉप लेके आना तब चला बिना चला के चल जाएगी। अब लेके आना
नहीं तो समोसे पड़ जाते ये रात में कितने लगे हम लोग खोल लेते हैं तो एक मिनट यार, एक मिनट, कितनी फजूल गुफ्तगू है तुम लोगों की यार। सर शुरू तो सर शुरू ही हो जाते हैं ज़्यादा वीडियो नहीं चल रही, वीडियो नहीं चल रही। शुरू में इसको प्ले करके दिखाइए अपने सिस्टम पे, वीडियो में तो मसला है। समोसों को खा भी मैं यार जा जा के अपने खा एक मिनट के लिए वीडियोज़ है ना मैं रोक रहा हूँ, ये बाज़ औक़ात कैम टशिया की वजह से होता है। इसमें निकल रहा है, इसको तो मौका चाहिए। किधर किधर नहीं, मैं वीडियो रोक के दोबारा चला रहा हूँ। खैरियत, गेस्ट आ रहे हैं। जाने दे, पाकिस्तान की इनिंग्स देखना चाहता है। Live और से। एक तो कसम कभी ना खाएगा, अच्छा, आइंदा किसी ने किसी बात पे कसम खाई ना, यही तो साथ वो काम है नहीं। है। ठीक है, समोसे पड़ जाएंगे। कसम नहीं, मैं आपकी बात का यकीन कर लूँगा बगैर कसम के। मैं छोड़ा हो यार, जाएँ बस। इसको रिकॉर्डिंग कोई ना दे आज के लेक्चर की। बस और क्या बात है? आप खाओगे क्या? पता नहीं क्या हो गया। वो तो सर बैग के चढ़ गए वहाँ भी बता गया नहीं बैग बैग ना हो इनका सब परफॉर्मेंस मॉनिटर खोल के देखो। नहीं, मेरे ख्याल से जो मैंने क्यूबी प्लग ऑफ किया है ना, उसकी वजह इसी से। कभी के बाद होगा। सर नासिर ने मुझे फोन किया था आज मैंने आना है तो मुझे पिक करना सर सर वैसे देखना है वो भाई नासिर जो शाही मुर्गे वाला शाही पेड़े का वाटर पाया मुर्गे वाला सर क्या वो शाही टुकड़े जो का अच्छा नासिर, कहा था मैंने आज आना है ये लें जी, ये इधर आ जाएं, इसकी बातें ना सुने आप लोग। सर रिकॉर्डिंग होगी रिकॉर्डिंग मैंने रोकी नहीं, मौका ही नहीं दिया उसने रिकॉर्डिंग रोकने का, या दे दिया था मौका। हो रही है रिकॉर्डिंग, ये सारी जो फजूलियात थी रिकॉर्डिंग में गई है। प्रॉपर्टीज़ ओपन करें, और मैंने बात आपको क्या बतानी थी, इतना गैप आया, मैं दोबारा बताया था कि वो कौन सी सेटिंग है जिसकी वजह से क्लाइंट अपनी रजिस्ट्रेशन डीएनएस पे करता है। ठीक है, बेसिकली जो TCP/IP स्टैक है उसमें ये चीज़ बिल्ड कर दी गई है। प्रॉपर्टीज़ में जाएं और क्लिक करें किस पे, एडवांस पे, और DNS के पेज में आ जाएं। पढ़ें ये क्या लिखा है, रजिस्टर दिस कनेक्शन एड्रेस इन DNS, कि इस कनेक्शन का जो एड्रेस है वो किस पे रजिस्टर करो, DNS पे। तो इसने इस कनेक्शन को रजिस्टर करना है किस पे, DNS पे। तो DNS पे रजिस्टर करने के लिए ज़रूरी है कि DNS डायनामिक हो। ठीक है, तो डायनामिक DNS कैसे होता है, बाय डिफ़ॉल्ट डायनामिक होता है, लेकिन मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ कि कौन सी सेटिंग है जो DNS को डायनामिक बना रही है। अच्छा, ये सेटिंग मैंने आपको सर्वर की प्रॉपर्टीज़ में दिखाई है, लेकिन इसका ताल्लुक क्लाइंट से था। ठीक है, यानी क्लाइंट साइड पे ये आपने चेंजेस देखनी है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है। ये देखें क्या लिखा है, डायनामिक अपडेट। बस मेक श्योर कि यहाँ पे क्या ना हो, नन ना हो। सिक्योर एंड नॉन सिक्योर है तब भी बात बन जाएगी, सिक्योर ऑनली है तब भी बात बन जाएगी, लेकिन अगर नन है तो उसका मतलब है आपने डिसेबल कर दी है फैसिलिटी। ठीक है, फिर स्टैटिक हो। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं कि उस कंप्यूटर को जिसको हमने बूट करवाया है उसको डोमेन का पार्ट बनाते हैं, और फिर देखते हैं कि उसका रिकॉर्ड इसमें ऑटोमेटिकली आता है या नहीं। उसको IP भी हम अपनी मर्ज़ी से कोई दे देते हैं, 192.168.1.100 दे देते हैं, और फिर देखते हैं वो 100 IP और इसका जो नाम है ये DNS में आता है। अच्छा, यानी कि नाम और आईपी से DNS को Automatically, खुद ही आ जाएगा? हाँ, खुद ब खुद है। तो DHCP उसका IP भी चेंज करना, मैं आपको नाम मैनुअली खुद ही चेंज रहेगा। करके दिखाता हूँ। मैं इसका जब एंट्री इसकी DNS में आ जाएगी तो मैं आके इसकी प्रॉपर्टीज़ दोबारा खोल के IP चेंज करूँगा, फिर हम देखेंगे DNS में वो नई वाली IP आती है या नहीं, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ये जनाब प्रॉपर्टीज़ में गया मैं, और ये DHCP इनेबल्ड हुआ होगा, इस पर DHCP का लेक्चर आप लोगों ने किया था, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1.100। ठीक है, ये मैंने DNS का एड्रेस दे दिया, ठीक है। ओके कर दिया।
सर अगर वो नॉन हुआ, अगर वहाँ पे डीएनएस पे, तो क्लाइंट के ऊपर बेशक वो एंट्री सेट चेक बॉक्स चेक है, लेकिन वो नहीं बात बनी, नहीं होगी। ले जी ये मैं चेंज करता हूँ और सबसे पहले से डोमेन ज्वाइन करवाते हैं। चेंज पे क्लिक किया और डोमेन यहाँ पे दी क्या, exchange.com। पासवर्ड क्या है? नाइकॉन 002। अच्छा जितनी देर में ये आ रहा है मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। अभी आपको 100 की कोई एंट्री नहीं नज़र आएगी। ये आपके सामने कोई है एंट्री 100 की? नहीं सर। ठीक है, ये डोमेन ज्वाइन हो गई जी सर। और इसे अब आप बूट होने दें। ये जनाब रीस्टार्ट हो गया। अब रीस्टार्ट होते हुए ये अपनी रजिस्ट्रेशन जब ये यानी बूट होगा तो ये अपना नेम और आईपी इस पे भेजेगा, ठीक है। डीएनएस और यहाँ पे हमें इस पर क्लिक करना ज़रा आसान हो जाएगा। ये भी आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक देख लें 100 का कोई वो नहीं है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 100 और उसका नाम आना चाहिए एंड दैट विल बी बिकॉज ऑफ डायनेमिक अपडेट फैसिलिटी। ऐसा सिक्योर है। एक और बात याद रखिएगा, ये मैं उसी पे आ रहा हूँ, डोमेन का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, वर्क ग्रुप में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वर्क ग्रुप में कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जोन की प्रॉपर्टीज़ में सिक्योर एंड नॉन सिक्योर वो सिलेक्टेड हो। अगर सिक्योर ओनली सिलेक्टेड है तो सिर्फ उन क्लाइंट्स की एंट्रीज रजिस्टर्ड होंगी जो डोमेन के अंदर है। समझ में आ रही बात? देखें मेरे केस में क्या है, सिक्योर। इस केस में उसी क्लाइंट की डायनेमिक एंट्री होगी जो डोमेन का पार्ट है। अच्छा। जो डोमेन से बाहर का उसकी एंट्री ये नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिक्योर एंड नॉन सिक्योर कर दिया है तो फिर वर्क ग्रुप वाले की भी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। राइट। सर यकीनन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी यही सिलेक्ट होगा ऑप्शन। हाँ हाँ, मेरे अब तो अगर आप डायनेमिक डीएनएस नहीं करते तो आप कॉर्पोरेट नेटवर्क में तो यूज़ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि डीएससीपी तो एसेंशियली लगा हुआ होता है। सर ये सर हमारे नहीं नहीं उसके केस में नहीं, उसके केस में इसलिए नहीं हो सकता कि आपके कंप्यूटर्स पे तो उन्हें कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप नाम चेंज कर रहे हैं और ना इंटरनेट से किसी ने आपको एक्सेस करना है कि आपकी डायनेमिक रजिस्ट्रेशन उस पर की जाए, ठीक है। उसके केस में नहीं, ये तो है यानी प्राइवेट नेटवर्क के लेवल पे। सर हमारे भारत में अब ये पॉलिसी है कि जो लैपटॉप भारत की तरफ से मिले हैं वही डोमेन ज्वाइन हो सकते हैं। अगर लैपटॉप मैं घर से लेके आ रहा हूँ, मुझे अपनी कंपनी से मिला हुआ है, वो वर्क ग्रुप में ही रहेंगे, वो डोमेन ज्वाइन नहीं कर सकते। अब हम ऑब्वियसली अगर हाँ ये हर जगह यही है। तो फिर यही काम हो रहा होगा, ये वर्क ग्रुप के भी जो उसके अंदर। हाँ वर्क ग्रुप के केस में फिर वही है। लेकिन एक बात याद रखें, आपके रिकॉर्ड की ज़रूरत डीएनएस में उसी वक्त है जब दूसरों ने आपको एक्सेस करना है। अगर किसी ने आपको एक्सेस नहीं करना तो आपका रिकॉर्ड डीएनएस में क्यों बने? क्या ख्याल है? ले जी ये बूट हो गया और इधर आ जाएं, रिफ्रेश करें। बात समझ में आती है? और ये एंट्री अभी आई है, उसका प्रूफ ये टाइम है जो इसमें आ रहा है, ठीक है। भैया एक्सपायरेशन आ रही है, ठीक है। ये देखें टाइम स्टैम्प आ रही है कि ये रिकॉर्ड कब एक्सपायर होगा। एक मिनट ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी की टाइम स्टैम्प आ रही होगी क्रिएशन की। इसमें आपको याद होगा एक दफ़ा मैंने आपको बताया भी था कि रिकॉर्ड पे टाइम स्टैम्प जो टाइम स्टैम्प है वो लानी पड़ती है, खुद ब खुद नहीं आती। तो वो लाने के लिए राइट क्लिक करें जोन पे
एडवांस में जाएं, व्यू में जाएं और एडवांस फीचर्स इनेबल करें। अब ज़रा इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो फ़र्क नज़र आ रहा है। रैकेट टाइम स्टैम्प, ये रिकॉर्ड सर सर उसको डीएससी भी करते हैं इस टाइम के बाद ही यहाँ नहीं DSCP नहीं करते हम, जाके वो मैनुअल चेंज करते हैं। DSCP क्लाइंट जब उसे हाँ इसके बाद एक्सपायर हो जाए, उससे पहले उसने अपडेट करना है, यही तो बात है। 14 डेज़ के अंदर अंदर अपडेट करना है वरना गायब हो जाएगा। अभी जो टाइम आपको दिखाया है वो अभी का है, यानी अब से 25 को एंट्री हुई है ना, तो नेक्स्ट मंथ की 9 से पहले पहले इसने अपडेट करना है, 8 से पहले पहले। ठीक है, टोटल जो TTL होता है वो 14 डेज़ होता है। 7 डेज़ का होता है नॉन रिफ्रेश इंटरवेल और 7 डेज़ का होता है रिफ्रेश इंटरवेल। ठीक है, यानी 7 डेज़ का ही नॉन रिफ्रेश है और 7 डेज़ का रिफ्रेश, दोनों 7-7 है। नॉन रिफ्रेश का मतलब है जिसमें क्लाइंट अपडेट नहीं कर सकता, अगर आएगा तो DNS कहेगा नहीं अभी यही यूज़ करो, अभी तुम्हारी एंट्री रिफ्रेश नहीं होगी। जिस तरह DSCP में होता है ना 50% से पहले अगर क्लाइंट जा सकता है, 50% से पहले नहीं जा सकता ना। तो 7 डेज़ तक क्लाइंट रिकॉर्ड अपडेट करवाने नहीं आ सकता और 8th डे से लेके 14th डे तक लाजमी आना है, क्योंकि 7 डेज़ का कौन सा इंटरवेल है? नॉन रिफ्रेश इंटरवेल, रिफ्रेश इंटरवेल। यानी 1 जनवरी को अगर किसी क्लाइंट ने अपना नेम और IP रजिस्टर करवाया है DNS में, तो 7 जनवरी तक उसने लाजमी अपडेट करना है, 7 जनवरी तक अपडेट नहीं करना और 8 से 14 तक लाजमी करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, 14 दिन बाद उसका रिकॉर्ड डेटाबेस में से उड़ा दिया जाएगा और इसी को हम कहते हैं स्कैवेंजिंग टाइम आउट, जिसमें डेटाबेस में से एंट्री डिलीट हो जाती है। ठीक है, अब मैं ये IP एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, सर डीएससी करें फिर क्या होगा? उसी IP चेंज हो फिर तो उसी वक्त होगा। बात हो रही चेंज हुआ ही नहीं तब भी क्लाइंट ने आना है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तो IP अब जैसे मैं अभी एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, अब अभी कौन सा टाइम टू लिव है? 7 डेज़ का है। कौन सा? मैं आपको दिखा भी देता हूँ DNS में। इधर देखें, जोन की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, एजिंग क्लिक करें इस पर। ये क्या लिखा हुआ है? नो रिफ्रेश इंटरवेल। और ये क्या लिखा हुआ है? रिफ्रेश इंटरवेल। दोनों क्या हैं? 7 डेज़। ठीक है, तो अभी जो रिकॉर्ड बन रहे हैं उनका टोटल TTL कितना है? 14 डेज़। बात समझ में आती है? लेकिन ये उस सूरत में जब रिकॉर्ड में कोई चेंज नहीं आया है। अगर IP आप चेंज कर रहे हैं, अब ये रिकॉर्ड अभी बना है ना, अभी तो कोई चेंज नहीं है इसमें, और मैं क्या करने लगा हूँ इसमें? चेंज। मैं 100 को 101 कर रहा हूँ। अब इसे 7 दिन का वेट करना चाहिए, अब अभी इसी वक्त जाना चाहिए, तो ये इसी वक्त जाएगा। ओके करें, क्लोज करें और आ जाएं जनाब। ये 100 है, रिफ्रेश करें, करते जाएं रिफ्रेश। वो गायब हो गया, अभी आ रहा है दोबारा, वो आ गया। समझ में आती बात? तो जब IP चेंज होगा तो फिर वो वेट नहीं करेगा TTL के एक्सपायर होने का, और उसे वेट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका रिकॉर्ड जो DNS में मौजूद है वो गलत है, नया वाला आना चाहिए। बात क्लियर होती है? अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेल रिकॉर्ड्स होते हैं उनके लिए क्या होता है? देखें, एक तो आपको ये सेटिंग नज़र आ रही है, स्कैवेंज कहते हैं किसी चीज़ को खुरच के फेंक देना। तो स्कैवेंजिंग कब होगी? आफ्टर 14 डेज़। ठीक है, 14 डेज़ गुजर, एक कंप्यूटर था उसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और क्रैश हो गया, आया ही नहीं फिर DNS के पास। 14 दिन तक डेटाबेस में एंट्री पड़ी रहेगी। जब 14 दिन गुजर गए तो अब वो रिकॉर्ड क्या हो गया? स्टेल। स्टेल ऐसा रिकॉर्ड होता है इसमें कोई प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट रिकॉर्ड। तो DNS क्या करेगा? ये चेक करता रहेगा और उसे स्कैवेंज कर देगा। और अगर आप चाहें, यानी आप कहते हैं मैं DNS का वेट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ अभी इसी वक्त जो रिकॉर्ड ओल्ड हो गए उन्हें स्कैवेंज करें, तो आप राइट क्लिक करें सर्वर पे। ये क्या लिखा हुआ है? स्कैवेंज स्टेल रिसोर्स रिकॉर्ड, अभी इसी वक्त करेगा। ये देखें, डू यू वांट टू स्कैवेंज ऑल स्टेल रिसोर्स रिकॉर्ड ऑन द सर्वर? यस करें, स्कैवेंज कर देगा। और एक सेटिंग आपको एडवांस पेज में भी मिलती है, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और एडवांस पे क्लिक करें, पढ़ें इसे क्या लिखा है, इनेबल ऑटोमेटिक स्कैवेंजिंग। आप कहते हैं कि मैं खुद से नहीं कर सकता, इस पर इनेबल कर देता हूँ, खुद ब खुद होती रहेगी। और यहाँ से करने का फ़ायदा क्या होगा कि आप सर्वर की प्रॉपर्टीज़ में कर रहे हैं तो इसके अंदर 5 जोन्स बने हुए, तो 5 पे अप्लाई हो जाएगी। वो जो आपने सेटिंग देखी 7 वाली, वो जोन की प्रॉपर्टीज़ में, ये जो है सर्वर की प्रॉपर्टीज़ में, तो इसकी एप्लीकेशंस तमाम जोन्स पे होंगी। समझ में आती बात?
और बात क्लियर है। नहीं जी, ये आपको अब DDNS जो है उसकी भी फैसिलिटी क्लियर हो गई है। जोन टाइप्स भी हमने कर ली DNS की, और वो भी कर लिया डायनेमिक DNS। अब जो चीज़ हमने करनी है वो है इसके प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्सेस। हम रैकेट टाइप्स भी कर चुके हैं, हम जोन टाइप्स भी कर चुके हैं, ठीक है, और हमने डायनेमिक DNS भी देख लिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता दूं, आपको याद है हमने जब DSCP पढ़ा था तो DSCP का एक प्रॉपर्टी पेज मैंने स्किप किया था जिसका ताल्लुक DNS से था। ज़रा खोलें वो दोबारा, ये DSCP खोलें, स्कोप की या सर्वर की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, दोनों में आपको एक DNS का टैब मिलता है, और उसका ताल्लुक किससे है? अब भी जो आपने DNS पढ़ा है ना, डायनेमिक एंट्रीज, इससे। चाहे इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, हेलो वालेकुम जी जी जी, क्या चीज़? मैं तो क्लास में हूँ। वो तो किया होगा दोपहर का। नहीं, वो आपको मिला है, वो मैसेज बड़ा पुराना है, सुबह का मैसेज है। नहीं, कोई मसला नहीं। मेरे कुलीग उन्होंने मैंने सुबह मैसेज किया था, मीट अस एट ग्राउंड, उन्होंने अब मिला है। ले जी, ये पेज देखें, ये आप DSCP में ये जहन में रखना है, लेकिन इस प्रॉपर्टी पेज का ताल्लुक किससे है? डायनेमिक DNS से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इनेबल डायनेमिक DNS अपडेट अकॉर्डिंग टू द सेटिंग्स बिलो। सबसे पहले क्या है? डायनेमिकली अपडेट DNS A and PTR records only if requested by the DSCP client। मुझे एक बात बताएं, खाली A और PTR की बात क्यों की? सोचें, इसने जो बात की वो तो समझ में आ रही है। वो कह रहा है कि DNS को डायनेमिकली अपडेट कर दो अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करे। अगर क्लाइंट कहे कि यार मेरा नाम PC1 है और तुम DSCP हो, तुमने मुझे IP दिया 192.168.1.5, ये दोनों चीज़ें DNS को बता दो, मैं नहीं बता रहा, खुद बता दो। ये मतलब हुआ ना इसका। लेकिन मेरा सवाल, इस पर हम अलग बहस करते हैं। अभी सवाल मेरा ये है, A and PTR, वाई जस्ट A and PTR? हेलो अच्छा, चलो मैं देख लेता हूँ, मैं देख के तुम्हें सुबह बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि सर क्लाइंट में A और PTR की जरूरत होती है, बाकी MX और बाकी और अभी तो हम क्लाइंट पे ही नहीं, हम तो DSCP पे। तो DSCP और मेल सर्वर्स को तो IP देगा भी उन तरह से स्टार्ट नहीं, ये वजह नहीं है। ऑल दो DSCP वाकई मेल सर्वर्स को IP नहीं देगा, लेकिन दैट इज़ नॉट द रीज़न। आप मुझे एक चीज़ बताएं, अब तक हमने पढ़ा था कि क्लाइंट अपनी रजिस्ट्रेशन खुद करवाता है, अपना नेम और IP। जी। यहाँ से हमें क्या लग रहा है कि क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन क्लाइंट के बिहाफ पे DSCP करवा देगा, यही लग रहा है ना। लेकिन DSCP के अंदर है हम इस वक्त, और यहाँ लिखा हुआ है कि इनेबल डायनेमिक अपडेट्स अकॉर्डिंग टू द सेटिंग्स बिलो, डायनेमिकली अपडेट करो क्लाइंट के रैकेट्स को, यही लिखा हुआ है ना। यानी क्लाइंट का नाम और IP देखें, IP DSCP ने दिया तो उसे पता है क्या IP दिया, वो दोनों चीज़ें DSCP जाके किस में दे दे? DNS। तो सवाल ये है कि DSCP का कंसर्न उन्हीं रैकेट्स के साथ होगा ना जिनमें IP इन्वॉल्व है, और वो हैं ही दो, A और PTR। MX में कहाँ से IP आ गया? SRV में IP कब होता है? IP एड्रेस अगर किसी रैकेट में इन्वॉल्व होता है वो A है या PTR है? A होता है IP टू नेम, सॉरी नेम टू IP, और PTR होता है IP टू नेम। बात समझ में आ गई? और इसलिए DSCP इज ओनली कंसर्न विद A एंड PTR। अच्छा, अब ये कौन से क्लाइंट होंगे जो इतने मैच्योर हैं कि वो DSCP को कह रहे हैं कि हमारा नेम और IP जो है उधर DNS। देखिए, एक बात याद रखिएगा, डायनेमिक DNS की जो फैसिलिटी है वो इंट्रोड्यूस हुई थी विंडोज़ 2000 में। तो विंडोज़ 2000 से पहले के जो क्लाइंट हैं वो डायनेमिक DNS को अंडरस्टैंड नहीं करते। उनके लिए आपको यही काम करना पड़ेगा कि उनकी एंट्रीज DNS में किस तरह अपडेट होंगी विद द हेल्प ऑफ DSCP। लेकिन सवाल ये है कि ये तो स्टेटमेंट बता रही है कि क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग रखता है, क्लाइंट खुद कह रहा है DSCP को कि मेरी एंट्री DNS में कर दो, तो ये क्लाइंट डेफिनेटली 2000 से पहले का नहीं है, बाद वाला है। जो
डायनेमिक डीएनएस की अवेयरनेस रखता है तो डीएससीपी को कह रहा है ना, बिल्कुल, वरना वो ठीक है। एक्चुअली जो 2000 और 2000 से ऑनवर्ड्स हमारे कंप्यूटर हैं वो खुद से भी अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और डीएससीपी से भी आप उनकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन जो प्री 2000 क्लाइंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन डीएससीपी के बगैर हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो वो भी सेटिंग यहाँ पे आएगी, लेकिन अभी जो बात थी वो ये कि क्लाइंट कहे तो करवानी है या हमेशा करवानी है, बस ये देखें ऑलवेज डायनेमिकली अपडेट डीएनएस एंड पीटीआर रिकॉर्ड्स। लेकिन इन दोनों रेडियो बटन्स का ताल्लुक किससे नहीं है? प्री 2000 कंप्यूटर से नहीं है, जिनको डायनेमिक डीएनएस की अवेयरनेस नहीं है, उससे इसका ताल्लुक नहीं। वो अगला चेक बॉक्स है ये वाला, पढ़े जरा ये। Dynamically update DNS A and PTR records for DHCP client that do not request update, for example client running Windows NT 4.0। ये है ना बात कि ऐसे क्लाइंट जिनको अपडेट का पता ही नहीं है, अपडेट की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, उनकी भी अपडेट करवा दो। तो ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करने से क्या होगा? अगर आपके एनवायरनमेंट में Windows 95, Windows 98, Windows NT भी चल रही है और आप चाहते हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन DNS में हो जाए, तो उन्हें बस DHCP इनेबल कर दें और ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दें। समझ में आती है बात? मिडिल वाली ऑप्शन क्या कह रही है? डिस्कार्ड A and PTR records when lease is deleted। आप इस वक्त DHCP में, लीज कब डिलीट होती है? जब 8 डेज पूरे हो जाते हैं, अदरवाइज तो लीज डिलीट नहीं होती, 4 दिन बाद तो डिलीट नहीं होती। पूरा टाइम पीरियड जब एक्सपायर हो जाता है और क्लाइंट फिर भी अपडेट करवाने नहीं आया, तो इसका मतलब क्लाइंट है ही नहीं। अगर क्लाइंट जिंदा होता तो IP रिन्यू करवा लेता। तो अब जब वो नहीं है तो DHCP को DNS को बताना चाहिए ना कि ये जो तुमने रिकॉर्ड बनाया है इसे डिलीट कर दो, ये तो क्लाइंट अब एक्टिव ही नहीं है। तो इस चेक बॉक्स का फायदा क्या होगा कि जैसे ही DHCP के डेटाबेस में से कोई एंट्री डिलीट होगी, DHCP DNS को भी भेजेगा कि मैंने लीज डिलीट की है, तुम रिसोर्स रिकॉर्ड डिलीट कर दो। बात समझ में आ रही है? DHCP में क्रिएट होती हैं लीजेस, DNS में क्रिएट होता है रिसोर्स रिकॉर्ड्स। कुर्बान परेशान जी सर। फॉर एग्जांपल मतलब एक क्लाइंट है, वो दोबारा मतलब नहीं आया IP लेने, और वो मतलब दोबारा मतलब फर्स्ट करें नहीं आया, तो DHCP जो है वो DNS को बता रहा है कि आप घड़ी चलती रही पड़ी रही एंट्री, 8 दिन पूरे हो गए डिफॉल्ट लीज कंसीडर करें, और उसने DNS को कह दिया कि आप रिकॉर्ड नहीं करें। यही काम सर DNS इटसेल्फ भी कर रहा है बाय स्कैवेंजिंग। तो फिर फर्क है, दोनों फर्क है। एक क्लाइंट है जिसकी एंट्री डिलीट हुई नहीं है, वो DHCP इनेबल्ड ही नहीं है, ठीक है। उसका रिकॉर्ड DHCP DNS में बना था। अब उस रिकॉर्ड के लिए तो किसी ने रिक्वेस्ट नहीं करना कि इसे डिलीट करें। DHCP की जो रिक्वेस्ट आनी है DNS के पास, वो तो उन क्लाइंट्स के लिए आनी है जिनको IP DHCP ने असाइन की है। व्हाट अबाउट स्टैटिक एंट्रीज? उन क्लाइंट्स का क्या बनेगा जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन खुद करवाई है। और सेकेंडली इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दें, मसला तब क्या होगा? ये अनचेक है। क्या DNS का ये फीचर DHCP पे डिपेंडेंट होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। इसको तो इंडिपेंडेंटली भी वर्क करना चाहिए कि ऐसी एंट्री, बस इसका फ़ायदा ये होगा, इसका फ़ायदा क्या है कि 14 दिन से पहले ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपने डिसेबल रखा है तो 14 दिन बाद तो होना ही होना, ठीक है जी। चलो यार, मेरा अपना तेल निकल आया आज तो।